रहीम, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन। जब मैंने स्टार्ट में हाइपर सेंसिटिविटी का बेसिक कंसेप्ट बताया था तो उसमें बताया था कि पहले जो 3 टाइप्स हैं वो एक जैसी हैं और 4 टाइप को हम उनसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि फर्स्ट 3 टाइप्स जो हैं इनमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिएक्शंस होते हैं और उनमें फर्दर मैंने डिफ्रेंशिएट किया था कि फ़र्स्ट और 2 में फ्री इम्यून कम्प्लेक्स नहीं होते, जबकि टाइप 3 जो होते हैं उसमें इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन की वजह से टिश्यू डैमेज होता है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, सेल्स और एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडी जिनमें इन्वॉल्व होगी वो फर्स्ट 3 जो रिएक्शन थे जिनमें सेल्स इन्वॉल्व होंगे, इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स मेनली, वो जो टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गए उनको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। इनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं और दूसरे को साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड रिएक्शंस इनको कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स हो गए इनकी। अब बात कर लेते हैं ज़रा डिलेड रिएक्शन की। डिलेड रिएक्शन को डिलेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन होते हैं 24 to 48 आवर्स आफ्टर द कोई भी अगर एलर्जन ऐसा आ गया, कोई सब्सटेंस आ गया जिसके अगेंस्ट रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी एंट्री के 12 to 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, इसमें मेनली टी हेल्पर लिम्फोसाइट टाइप 1 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है मेंटोस टेस्ट। मेंटोस टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते हैं इंट्राक्यूटेनियसली, जिसकी वजह से स्किन पे एरिथमा हो जाता है, अनड्यूरेबल हो जाती है स्किन। ये इसकी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन की सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। अब देखिए कितनी डिजीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ग्रेनुलोमा बनते हैं। ग्रेनुलोमा जहाँ भी बनेगा वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शंस की वजह से बनेगा। बस इसको बेस बना लेना है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आसानी से समझ आ जाएगा। यानी सिंपली हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन में होता क्या है कि ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। इसमें सिंपली होता क्या है, ग्रेनुलोमास बन जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शंस में। अब हमें सिंपली अगर ग्रेनुलोमा का पता होगा तो हम आसानी से इसका पता लगा लेंगे कि किस तरीके से ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शंस जो है ये प्रोसीड करता है। अब ग्रेनुलोमा सिंपली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर कहें तो ये होता है एग्रीगेशन ऑफ द एपिथेलियोइड सेल्स सराउंडेड बाय द कॉलर ऑफ द लिम्फोसाइट्स। यानी कि एपिथेलियोइड्स तरह के सेल जो होंगे वो होंगे और इनके इर्द गिर्द एक लेयर होगी किसकी, लिम्फोसाइट्स की, और हो सकता है कि सेंटर में नेक्रोटाइज्ड एरिया हो। इसको कलेक्टिवली ग्रेनुलोमा कहते हैं। अब इसमें 2 जनरल बातें जनरल रूल के तौर पर याद रखनी है ताकि हमें पूरा मैकेनिज्म समझ आए। वो ये कि पहली बात ग्रेनुलोमा में मैंने बताई एपिथेलियोइड सेल। एपिथेलियोइड सेल असल में क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मैक्रोफेजेस, जबकि जो टी सेल होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, मेनली टी लिम्फोसाइट्स। तो असल में ये एक होता है पूरा ग्रेनुलोमा का मैकेनिज्म कैसे होता है। समझने के लिए 2 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले क्या है इसका मतलब, वो हमें क्या होना चाहिए कि किसी तरीके से मैक्रोफेज को घेर के लाएँ। घेर के लाने के बाद उनमें ऐसी चेंजेस आएँ कि वो एपिथेलियोइड हो जाए। जब मैक्रोफेज बन गए, इस तरह के हो गए और फोकस ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच गए और उनकी शेप चेंज हो गई है, तो ये बन गया एपिथेलियोइड सेल। अब दूसरा कंपोनेंट फिर चाहिए, ये जो मॉडिफाइड मैक्रोफेज है ये खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेंगे टी लिम्फोसाइट्स को। तो मैक्रोफेज को लाने के लिए, इनकी शेप को चेंज करने के लिए जो बेसिकली कौन इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैक्रोफेज को लाना है, एपिथेलियोइड बनाना है। इसमें कौन इन्वॉल्व होंगे, पहले हमने टी सेल्स को इस तरीके से रीअरेंज करना है, इस तरीके से टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना है कि वो मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करें, उनको लाएं, उनकी शेप को चेंज कर दें, ठीक है जी। यानी टी लिम्फोसाइट्स पहले मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करेंगे, जब मैक्रोफेज एपिथेलियोइड शेप इख्तियार करेंगे तो ये टी सेल्स को बुला लेंगे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है कि टी सेल मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेज टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। बस ये सारा काम है ग्रेनुलोमा का। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बैक्टीरिया होता है। नॉर्मली कोई भी पैथोजन एंटर होता है तो उसको फेगोसाइट कर लेते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एल्व्यूलर मैक्रोफेज आएंगे, इसको पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। और मोस्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, नंबर 1। और अगर फ्यू कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, इसकी डिग्रेडेशन होती है बड़ी स्लो। मैक्रोफेज होते हैं क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब मैक्रोफेज क्या करता है, अपने लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ करता है। जब मैक्रोफेज लाइसोसोमल एल्व्यूलर मैक्रोफेज रिलीज़ करते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब इन सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो लेकिन अब पार्शियल जो डिस्ट्रक्शन होगी, एंटीजन इसका अलग हो गया,
लेकिन अब होता है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बैक्टीरिया होता है, इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है, पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो रही है। इधर से अभी लाइसोसोमल एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय करें, उधर से क्या होता है कि मैक्रोफेज के क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक जीन ऑलवेज एक्टिव होता है, HLA जीन, वो क्लास 2 MHC2 प्रोड्यूस कर देता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। MHC2 आता है, वो आगे क्या करता है कि जो बैक्टीरियल एंटीजन है उसके साथ बाइंड कर जाता है और इसको क्या कर देता है, फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ द बैक्टीरिया उसको रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो TB एंटीजन और उसके साथ MHC2 क्लास है, ये पूरा कम्प्लेक्स मैक्रोफेज की सरफेस पे आ जाता है। और ये एल्व्यूलर मैक्रोफेज अब क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, इसको पकड़ के कहाँ पे ले जाते हैं, लिम्फ नोड में ले जाते हैं। अब लिम्फ नोड में इतने सारे T सेल्स पड़े हुए थे, अब उसी तरह अगेन वही पहले वाला प्रोसेस, हर सेल के ऊपर अपना स्पेसिफिक किस्म का T सेल रिसेप्टर होता है। अब वो मैक्रोफेज, वो T सेल जिन पे टीबी के एंटीजन के मुताबिक का TCR होगा, वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे और इनके दरमियान में सिग्नलिंग होगी। वही पाथवे जैसे बताया था कि पहले CD4 डिटेक्ट करेगा MHC2 को, TCR डिटेक्ट करेगा TB एंटीजन को, और उसके बाद इनके दरमियान सिग्नलिंग होगी, कैसे कि इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ होता है। फिर जब ये बाइंडिंग हो जाती है CD4 के MHC2 के साथ, TCR के एंटीजन के साथ, CD3 के थ्रू सिग्नल जाते हैं किसको, न्यूक्लियस को चले जाते हैं सिग्नल। इस तरीके से एक्टिवेशन होती है और काफ़ी सारे जीन्स होते हैं T हेल्पर लिम्फोसाइट्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जिसमें एक जीन होता है इंटरल्यूकिन 4 के लिए, एक जीन होता है इंटरल्यूकिन 5 के लिए, एक जीन होता है माइटोसिस के लिए, ठीक है जी। इस तरह से इनमें जीन्स एक्टिवेट होते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बेसिक काम क्या था कि ग्रेनुलोमा की मैंने बात की थी, ग्रेनुलोमा में हमें क्या चाहिए, हमने मैक्रोफेज लेके आने और उनको मॉडिफाई करके एपिथेलाइड करना है। यहाँ पे B सेल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पर लिम्फोसाइट्स को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि ये B सेल की एक्टिवेशन की बजाय मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करें। ये कैसे होती है, अब ये होती है ऐसे, अब ये एक्टिवेशन कैसे होती है, ये एक्टिवेशन ऐसे होती है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब ये सारी सिग्नलिंग चल रही होती है तो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 का जीन एक्टिवेट होता है, इंटरल्यूकिन 4-5 के जीन्स के अलावा माइटोसिस का जीन एक्टिवेट होता है, माइटोसिस के जीन्स के अलावा नॉर्मली 2 जीन्स और होते हैं मैक्रोफेज में, जो कि एक्सेप्शनल है, वो एक्टिवेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। किसके लिए, जीन फॉर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड जीन फॉर इंटरफेरॉन गैमा। अब होता क्या है कि जो T सेल है, T हेल्पर सेल, मैक्रोफेज आके कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रहा होता है जो कि T सेल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटरल्यूकिन 4 अगर रिलीज़ करता है मैक्रोफेज, तो जो लिम्फोसाइट्स है उसमें जो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरॉन गैमा, इनके जीन्स एक्टिवेट इतने नहीं होंगे, बल्कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 के जीन्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, तो ये लिम्फोसाइट बन जाएगा T हेल्पर लिम्फोसाइट टाइप 2। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हमने मैक्रोफेज सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो हमें T हेल्पर लिम्फोसाइट 1 चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि मैक्रोफेज जब CD4 के साथ MHC2 की बाइंडिंग हो रही है, TCR की बाइंडिंग एंटीजन के साथ हो रही है, तो यहाँ पे ये इंटरल्यूकिन 4 की बजाय इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ करता है। बेसिक बात याद रखनी, जब भी कोई नॉन डाइजेस्टिंग नॉन फेगोसाइटोसेबल एंटीजन आता है ना, तो इंटरल्यूकिन 12 की रिलीज़ होती है। वाइवा क्वेश्चन, इंटरल्यूकिन 12 आके क्या करता है कि बाकी सारे जीन्स को सेम रहने देता है कि इंटरल्यूकिन 2 का जीन्स ठीक हो गया, इसके अलावा माइटोसिस का जीन, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर का जीन, सब सही काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या करता है आके इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरफेरॉन गैमा के जीन को एक्टिव कर देता है और इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 के जीन्स को स्विच ऑफ करता है। तो अब जो सेल बन गया ये T हेल्पर लिम्फोसाइट 1 बन गया और बाकी प्रोसेस उसी तरह होगा, माइटोसिस जीन एक्टिवेट होगा तो T हेल्पर लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब T हेल्पर लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा तो ये कौन से लिम्फोसाइट है, इसको कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, और ये होते हैं TH1 और ये सेंसिटिव किसके, TB के सेंसिटिव। TB से सेंसिटिव हेल्पर लिम्फोसाइट 1 का नंबर बढ़ गया है। अब इस तरह के काफ़ी सारे लिम्फोसाइट हमारे पास पड़े हुए हैं। लो जी, हमें इस तरह के लिम्फोसाइट ट्रेन कर लिए जो कि हमारे पास मॉडिफाइड मैक्रोफेज को ट्रैक्ट करके मॉडिफाई कर सकें, ये कर सकें, ट्रेन कर लिए। अब ये इस तरीके से फिर आप इसको सारे सिस्टम को एडजस्ट करेंगे। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास है TB सेंसिटिव T हेल्पर लिम्फोसाइट 1 इतने सारे बन गए ना। अब बनने के बाद ये क्या करेंगे, ये लिम्फ नोड से जाएंगे लिम्फेटिक्स के थ्रू इनटू द मेन वेन से चले जाएंगे जनरल सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन में सारी जगह पे जाएंगे, हर जगह पे स्कैनिंग करेंगे जाके कहीं पे TB एंटीजन है या नहीं। अगर तो एंटीजन मिल गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर नहीं मिलता तो ये क्या करेंगे, दोबारा सर्कुलेशन के थ्रू एक्स्ट्रा विजिट करके हर जगह के टिश्यू पे जाएंगे। टिश्यू में एंटीजन नहीं मिलता तो क्या होगा, वहाँ से वापस लिम्फ नोड में लिम्फेटिक्स, और लिम्फेटिक्स से फिर दोबारा जनरल सर्कुलेशन। इसको कहते हैं लिम्फोसाइट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे होती है कि ये स्कैनिंग कर रहे होते हैं
सर्कुलेशन से टिश्यूज़ में जाते हैं, टिश्यूज़ में अगर इनको नहीं मिलता तो लिम्फेटिक्स के थ्रू वेन से दोबारा वापस सर्कुलेशन में आ जाते हैं। लो जी, हमें बेसिक काम था कि हमें लिम्फोसाइट को मॉडिफाई करने वाले हेल्पर लिम्फोसाइट चाहिए थे, वो हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं। अब क्या होगा, लेट्स सपोज एंटीजन जिसको डिस्ट्रॉय किया था वो दोबारा एक्टिवेट हो गया, जिसकी पार्शियल डिग्रेडेशन थी, या दोबारा टीबी का एंटीजन एंटर हो गया। तो अब क्या होगा, अब ऐसे पर्सन के अंदर टीबी के सेंसिटिव एंटीजन के सेंसिटिव हेल्पर लिम्फोसाइट 1 काफ़ी मिकदार में पड़े हुए हैं। अब ये क्या होंगे, लेट्स सपोज सर्कुलेशन में TH1 फ्लो कर रहे थे, उनको किसी जगह पे टीबी एंटीजन नज़र आए, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा विजिट करके वहाँ पे एक TH1 पहुँचेगा। जब वहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी बाइंडिंग होगी एंटीजन के साथ। जब एंटीजन के साथ बाइंडिंग होगी तो इसमें 2 जीन एक्टिवेट होंगे, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंड इंटरल्यूकिन 2, जिसकी वजह से इस TH1 जो सेंसिटिव सेल था इसका नंबर बढ़ जाएगा, इसकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी, काफ़ी ज़्यादा उस एंटीजन के गिर्द काफ़ी ज़्यादा टी हेल्पर लिम्फोसाइट 1 बन जाएंगे। जब टी हेल्पर लिम्फोसाइट 1 बन जाएंगे ना, तो ये अब क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था कि इनमें 1 और 2 में फ़र्क ही ये था कि इनमें कौन से जीन्स एक्टिव रहते थे टी हेल्पर लिम्फोसाइट 1 में, इंटरफेरोन, गैमा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो अब ये पहले रिलीज़ करेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। जब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज़ होगा, ये जाके इर्द गिर्द की सर्कुलेशन पे इफेक्ट करेगा, जहाँ पे एंटीजन मौजूद था उसके इर्द गिर्द की जितनी वेजल्स हैं सब पे जाके एक्ट करेगा। एंडोथेलियल सेल की एक्टिविटी चेंज होगी, एंडोथेलियल सेल क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल यहाँ पे पहुँच सकेंगे। और क्या होगा, एंडोथेलियल सेल के ऊपर स्टिकी सब्सटेंसेस अब डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगे और कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन 8 बनना शुरू हो जाएंगे, ताकि फर्दर और ज़्यादा कीमोटैक्सिस हो सके। अब मकसद क्या था, मैंने पहले कहा था कि टी सेल ट्रेन ही इसलिए हुए थे कि इन्होंने मैक्रोफेज को ला के मॉडिफाई करना। तो मैक्रोफेज कैसे आते हैं, मोनोसाइट से आते हैं। तो अब ये वेजोडाइलेशन हुई है जो, और स्टिकी सब्सटेंस डिवेल्प हुई इसलिए हुए ताकि ब्लड में आने वाले मोनोसाइट्स को कैप्चर किया जा सके। जब मोनोसाइट कैप्चर कर लिए, अब क्या होगा, अब ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, इंटरफेरोन गैमा, जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रेडियंट बन जाएगा। इंटरफेरोन गैमा कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होता है फॉर द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट एक्स्ट्रा विजिट करके उस साइड पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे आके मैक्रोफेज बन जाएंगे। डेफिनेटली जब मोनोसाइट सर्कुलेशन छोड़ के टिश्यूज़ में आ गए तो ये क्या बन जाएंगे, मैक्रोफेज बन जाएंगे। अब इंटरफेरोन गैमा की वजह से मोनोसाइट्स की एक्टिविटी चेंज होती जाएगी। पहली बात ये मैक्रोफेज बनेगी, इनकी डाइजेशन की एबिलिटी बढ़ जाएगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसके बाद इनकी शेप एपिथेलियोइड हो जाएगी। तो वही काम हमने किया, एपिथेलियोइड सेल सारे आ गए। एपिथेलियोइड सेल जब आ गए, एपिथेलियोइड सेल बनने के बाद क्या होता है कि 2 काम कर देंगे। एक तो इनकी फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बजाय खुद फैगोसाइटोस करने के, ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी बात, ये अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि नियर बाय टी लिम्फोसाइट्स को बुलाते हैं। तो इस तरीके से अब मॉडिफाइड एपिथेलियोइड जो है लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस भी आ गए और जो कि एपिथेलियोइड सेल्स शेप इख्तियार कर चुके हैं और इन्होंने टी सेल्स को भी बुला लिया। अब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव एंजाइम मैक्रोफेज रिलीज़ करें, टी सेल भी रिलीज़ करें और एंटीजन जो बैक्टीरिया वो भी रिलीज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ बैक्टीरिया डेड होंगे, कुछ सेल डेड होंगे, तो केजियस नेक्रोसिस सेंट्रल एरिया बन जाएगा। तो सेंट्रल में केजियस नेक्रोसिस एरिया है, इर्द गिर्द क्या एपिथेलियोइड सेल है, उसके गिर्द कोर बन चुकी है किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की। अब वहाँ पे क्या होगा कि जब एपिथेलियोइड सेल आ गए और टी लिम्फोसाइट्स भी आ गए, फिर टी लिम्फोसाइट्स और जो एपिथेलियोइड सेल होते हैं ना, ये कुछ फैक्टर रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये कौन से फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर, और कौन सा होता है दूसरा फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो कि फाइब्रोसाइट को एक्टिवेट करता है फाइब्रोब्लास्ट में, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं और इस सारे एरिया के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सेंट्रल एरिया ऑफ द, ये बन जाता है ग्रेनुलोमा। सेंटर में केजियस नेक्रोसिस, उसके बाद क्या होता है एपिथेलियोइड सेल विच आर मेनली मैक्रोफेजेस, और उनके ऊपर होता है टी सेल क्लियर और अल्टीमेटली ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है। तो ट्यूबरकुलन टेस्ट क्या होता है कि ट्यूबरकुलन जब भी ऐसा बंदा जिसकी बॉडी के अंदर एंटीजेंस टी सेल ऐसे एंटीजन के खिलाफ पड़े हुए हैं, पहले जब इंट्राक्यूटेनियसली लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि इस बंदे को एलर्जी है, स्किन के ऊपर एरिथमा होना शुरू हो जाता है, इंड्यूरेबल हो जाती है स्किन। अब और कौन सी डिजीज़ है जिसमें ये ग्रेनुलोमा बन सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कि माइलिन शीट जो होती है ना अराउंड श्वान सेल्स, उनके एंटीजन के खिलाफ टी सेल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। फिर GB सिंड्रोम, पेरिफेरली श्वान सेल्स होते हैं जो कि माइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 जिसमें बीटा सेल और द ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के खिलाफ एंटीजन को एंटीजन समझते हैं और टी सेल इनके खिलाफ बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा रिएक्शंस थे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।